अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशंस और आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस, उनकी कुछ एग्जांपल्स और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई देम, हाउ कैन वी डिस्क्राइब देम और सारी सिचुएशंस को। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों ने बेसिकली 5 चीज़ें डिस्कस करनी है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और एनलार्जमेंट। अच्छा, मैंने इस वीडियो को 5 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। आज मैं डिस्कस करूंगा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर रोटेशन एंड देन एनलार्जमेंट। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द कलेक्टिव नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ मूवमेंट और चेंज ऑफ शेप और साइज ऑफ अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है किसी भी चीज की मूवमेंट, चेंज ऑफ शेप, चेंज ऑफ साइज विद रिस्पेक्ट टू टू प्लेन, लाइक टू डायमेंशनल थिंग हो। ठीक है, और इन तमाम चेंजेस को, मतलब आप जो मूवमेंट में चेंज लेकर आ रहे हो, शेप में चेंज लेकर आ रहे हो, साइज में चेंज लेकर आ रहे हो, इन तमाम मूवमेंट के कलेक्टिव नेम को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। Although there are many types of transformation, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, but we need to discuss only 4 here। हम यहाँ पर सिर्फ 4 को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि शेयर और स्ट्रेच अब ये हमारा टॉपिक नहीं रहा, ओ लेवल सिलेबस से ये बाहर हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 को डिस्कस करेंगे, ट्रांसलेशन को, रोटेशन को, रिफ्लेक्शन को और एनलार्जमेंट को। We will explain it with the help of the following example. Initially we have a triangle A represented by a brown triangle। हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हम सबसे पहले इन चारों की एक एक एग्जाम्पल अपने जहन में बैठा लें। और मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने ब्राउन ट्राइंगल बना दिया है। ये मेरे पास एक ब्राउन ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर जब मैं ट्रांसलेशन इंप्लीमेंट करता हूँ, रिफ्लेक्शन इंप्लीमेंट करता हूँ, रोटेशन इंप्लीमेंट करता हूँ और एनलार्जमेंट इंप्लीमेंट करता हूँ तो इसके ऊपर क्या चेंजेस आते हैं। देखो, तुम्हें नजर आ रहा है कि इस ब्राउन सर्कल का, इस ब्राउन ट्राइंगल का एक मेरे पास इमेज आया है रेड ट्राइंगल की फॉर्म में। इसमें शेप में कोई चेंजेस नहीं है, ये अपनी जगह से टर्न नहीं हुआ। ठीक है, शेप में, एंगल में, साइज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये उस पॉइंट से हटकर एक नई पॉइंट पर आ गया। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इफ इट मूव्स विदाउट टर्निंग इट, चेंजिंग इट्स शेप और साइज। अगर आपको दो एक जैसे ट्राइंगल नजर आ जाए पेपर के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर, जिनकी शेप में कोई चेंज ना हो, साइज में कोई चेंज ना हो, रोटेशन भी ना हुई भी हो, बस एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले गए, ओरिएंटेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसका मतलब दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देखो, तुम्हारे पास अब जो एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल आया, एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल बिल्कुल इन्वर्टेड है उस ब्राउन ट्राइंगल को जिसको मैंने ऑब्जेक्ट कंसिडर किया था। अच्छा, अगर आप लोगों को फिजिक्स का थोड़ा सा भी टॉपिक है या आप लोगों ने कभी अपने आप को शीशे में ही देख लिया, तो यू मस्ट हैव 4 थिंग्स इन योर माइंड कि आपका जो इमेज बन रहा होगा ये सेम साइज का होगा, सेम शेप का होगा, सेम डिस्टेंस पर हो रहा होगा, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होगा। लेटरली इन्वर्टेड मींस अगर आप अपना राइट हैंड जो है वो रेज करोगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आपका जो इमेज होगा वो अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपना लेफ्ट हैंड जो है वो रेज कर रहा होगा। तो अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये लेटरली इन्वर्टेड है, और ये लेटरली इन्वर्टेड होता है हमेशा एक मिरर लाइन के। अब यहाँ पर तो मिरर लाइन मैंने अभी बनाकर नहीं दिखाया क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्शन को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो मिरर लाइन भी बनाएंगे। तो अगर आपको नजर आ जाए, इफ यू फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, we must know about the properties of the image। it must be same size, साइज सेम होना चाहिए, डिस्टेंस मिरर से सेम होना चाहिए। यहां पर हम मिरर लाइन को डिस्कस करेंगे और मुझे पता चल रहा है कि यही मेरे पास मिरर लाइन होगी क्योंकि इस लाइन से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट तक का है उतना ही डिस्टेंस इमेज तक का है। सेम एंगल, एंगल भी सेम होने चाहिए बट लेटरली इन्वर्टेड। Laterally inverted means if you raise your right hand in front of a mirror, the image will raise its left hand. It means if the image has same size, same shape, same angle, same distance from the mirror, but literally inverted, then it represents reflection like in the green triangle। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम इस ब्लू ट्राइंगल को देखो तो ये ब्लू ट्राइंगल क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। क्लॉकवाइज रोटेट किस तरीके से हुआ है, अब ये किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर होता है, इसका एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपको नजर आ जाए, इफ द इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय टर्निंग अबाउट अ गिवन पॉइंट, ये आपको टर्न नजर आ रहा है, पहले ये 90 डिग्री पे गया, फिर फर्दर 90 पर हुआ, तो ये बिल्कुल ही इन्वर्ट हो गया। ठीक है, इफ द इमेज इज ऑब्टेन्ड बाय टर्निंग अबाउट अ गिवन पॉइंट थ्रू अ गिवन एंगल, अब ये गिवन एंगल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को रोटेशन कहा जाएगा।
और अगर आप इस येलो कलर के ट्राइंगल को देखो तो ये येलो कलर का ट्राइंगल जो कि इमेज है उस ब्राउन कलर के ट्राइंगल के, उसके मुकाबले में इनलार्ज्ड है, मतलब शेप सिमिलर है, एंगल सिमिलर है, साइज डिससिमिलर है। अब ये साइज इंक्रीज भी हो सकता है, साइज डिक्रीज भी होता है, इसको हम एनलार्जमेंट के फॉर्म में ही कहेंगे। तो एनलार्जमेंट किसे कहते हैं? इफ द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल फैक्टर। अब ये गिवन स्केल फैक्टर अगर नेगेटिव में है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और अगर ये गिवन स्केल फैक्टर पॉजिटिव में है तो इसका मतलब जो है ये हमारे पास लार्जर इमेज सामने आ जाएगा। स्केल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ द इमेज टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्केल फैक्टर कैसे मालूम करोगे? ये रेशियो है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान। ठीक है, तो जल्दी से, साइज चेंज ना हो, शेप चेंज ना हो, किसी किस्म की टर्निंग ना हो रही हो, ओरिएंटेशन ना चेंज हो रही हो, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उठकर जा रहा है, दिस इज ट्रांसलेशन, जो कि हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक है। अगर शेप्स सेम है, साइज सेम है, एंगल सेम है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर लाइन सेम है, लेकिन सिर्फ इन्वर्टेड है, लिटरली इन्वर्टेड है, सो इट वुड बी रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये रोटेट हो रहा है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, और किसी भी स्पेसिफिक एंगल पर, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रोटेशन कहलाएगा। और अगर आपके पास इमेज स्मॉलर या ग्रेटर है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट, देन इट वुड बी एनलार्जमेंट। और ये एनलार्जमेंट डिपेंडेंट होती है स्केल फैक्टर के। अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज बड़ा शेप बन जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इमेज छोटा शेप बन जाएगा। और स्केल फैक्टर किसे कहते हैं? ये रेशियो होता है बिटवीन द लेंथ ऑफ द इमेज एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमारा आज का मेन टॉपिक है ट्रांसलेशन। तो जरा ट्रांसलेशन को डिस्कस करते हैं। In order to understand translation, we must learn how to recognize, describe, representation and draw the translation. हम लोगों ने इन चार चीजों को पढ़ना है कि हमने ट्रांसलेशन को रिकग्नाइज कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है और ड्रॉ कैसे करना है। For this following explanation will help you to handle the question accurately. हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए काम कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। सबसे पहले, हाउ टू रिकग्नाइज अ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को कैसे रिकग्नाइज करोगे? द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। ऑब्जेक्ट और इमेज का शेप और साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, द ओरिएंटेशन, डायरेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फेस रिमेन्स द सेम। इवन इसकी ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए, मतलब जिस तरफ हमारे पास ऑब्जेक्ट का फेस है उसी तरफ हमारे पास इमेज का भी फेस होना चाहिए। ये इस बात की कंफर्मेशन है कि ये ट्रांसलेशन है। साइज सेम हो, शेप सेम हो, ओरिएंटेशन सेम। डिस्क्राइब कैसे करोगे? डिस्क्राइब तुम लोगों ने दो तरीके से करना है। यहां बच्चा गलती कर देता है, पहले मैं बता दूं, द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो आपसे बोले डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, यू जस्ट नीड टू राइट द कंडीशन, सिर्फ ट्रांसलेशन लिख दीजिए और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ट्रांसलेशन क्योंकि चेंज ऑफ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस चेंज ऑफ पोजीशन को हम कॉलम वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस कॉलम वेक्टर को कैसे यूज करेंगे ये भी समझ लो। The column vector is written in tall brackets with the x coordinate on top while the y coordinate below. आप इसको एक कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे। कॉलम वेक्टर क्या होता है जनाब? मेरे पास एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम मौजूद हो और उस कॉलम में आपने दो वैल्यूज लिखनी है। अपर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट, लोअर वैल्यू रिप्रेजेंट्स द y कोऑर्डिनेट। इन ऑर्डर टू फाइंड कॉलम वेक्टर, अगर आपने कॉलम वेक्टर फाइंड करना है, सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज। किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी एक पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, इमेज के भी उसी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। मतलब लेट से आपने ऑब्जेक्ट की पीक को सेलेक्ट किया तो आप इमेज की भी पीक को ही सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे? उन दोनों के दरमियान आप यूनिट्स काउंट कर लें। ऑब्जेक्ट के पीक और इमेज के पीक के दरमियान कितने यूनिट्स हैं, उससे आपको एक्स एक्सिस पता चल जाएगा। अगर आप अलोंग एक्स कोऑर्डिनेट या अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो, अगर आप अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहे हो इसी तरीके से, तो आपको वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपने कॉलम वेक्टर मालूम करना है, कॉलम वेक्टर में एक्स और वाई मालूम करना है, तो ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, वही रेफरेंस पॉइंट इमेज का भी सेलेक्ट कीजिए। मैं आसानी के लिए पीक की बात कर लेता हूं। मैंने ऑब्जेक्ट का पीक सेलेक्ट किया, इमेज का पीक सेलेक्ट किया। उस ऑब्जेक्ट के पीक और इमेज के पीक में अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है और अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है, काउंट कर लीजिए, आपके पास कॉलम वेक्टर आ जाएगा।
हाउ टू ड्रॉ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को ड्रॉ कैसे करेंगे? मेक वन कॉर्नर ऑफ द इमेज एज रेफरेंस विद अ डॉट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप अपनी आसानी के लिए किसी भी पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूं कि आप पीक को जो है वो रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लें। काउंट अलोंग और बैक द नंबर ऑफ यूनिट शोन ऑन टॉप इन द कॉलम वेक्टर। अब लेट से आपके पास कॉलम वेक्टर पे 7 लिखा हुआ है, तो आपने ऑब्जेक्ट की पीक को सेलेक्ट किया और उस ऑब्जेक्ट की पीक से पॉजिटिव 7 का मतलब है राइट साइड पे 7 दफा मूव कर जाइए, 7 यूनिट्स मूव कर जाइए। काउंट अप और डाउन द नंबर ऑफ यूनिट शोन एट द बॉटम ऑफ द कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होती है और वो अप या डाउन मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब क्या करोगे तुम? डॉट बनाओ, इसी तरीके से हर रेफरेंस पॉइंट को सेलेक्ट करो और उन तमाम रेफरेंस पॉइंट्स को आपस में सेलेक्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास इमेज ड्रॉ हो जाएगी। फिर से रिपीट कर दूं, कॉलम वेक्टर मौजूद है, कॉलम वेक्टर से एक्स कोऑर्डिनेट मालूम करो, उतने ही यूनिट मूव कर जाओ। वाई कोऑर्डिनेट मालूम करो, उतने ही यूनिट अप या डाउन मूव कर जाओ। अगर पॉजिटिव होगा तो अप साइड अपवर्ड जाओगे, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड जाओगे। डॉट लगा दो, रेफरेंस पॉइंट आ गया। इसी तरीके से बाकी शेप्स के पॉइंट्स को भी तुम इसी तरीके से ड्रॉ कर कर अपने इमेज को ड्रॉ कर लोगे। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देखी हैं ताकि ये इमेज खुलकर क्लियर सामने आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे एक सॉल्व एग्जाम्पल की मदद से। सॉल्व एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा ट्रांसलेशन के अंदर। और इसके लिए हम लोगों ने इनिशियली एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया जिसमें हम लोगों ने एक ब्राउन ट्रायंगल को ऑब्जेक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट किया और हम इसमें 8 डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर काम करेंगे ताकि हम कॉलम वेक्टर की वेरिएशंस को डिस्कस कर सकें और समझ सकें। अच्छा, सारी इमेजेस की साइज भी सिमिलर है, ओरिएंटेशन भी सिमिलर है, एंगल भी सिमिलर है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये ट्रांसलेशन है। तो असल जो फर्क आएगा या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कॉलम वेक्टर को समझना है। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो चीजें समझ लो बेटा। एज यू मूव अपवर्ड y coordinate will increase, as you move downward y coordinate will decrease, as you move towards right side x coordinate will increase, as you move towards left side x coordinate will decrease। मतलब अगर आप y एक्सिस में ऊपर की तरफ जाओगे y एक्सिस बढ़ेगा, y एक्सिस में नीचे की तरफ आओगे y एक्सिस डिक्रीज होगा। राइट साइड पर जाओगे x एक्सिस x कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड पर जाओगे x कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा। पहली पार्ट को देखते हैं। ये पर्पल ट्रायंगल एग्जैक्टली इस ब्राउन ट्रायंगल के ऊपर मौजूद है। जब ये इस ब्राउन ट्रायंगल के ऊपर मौजूद है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस में तो किसी किस्म की मूवमेंट हो ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली इसकी सीध में जा रहा है। अगर ये इसके आगे या पीछे राइट या लेफ्ट पे मूव कर रहा होता तो एक्स एक्सिस में कोई चेंजेस होते। तो हमारे पास ये तो कंफर्म हो गया कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है क्योंकि एक्स की तरफ राइट या लेफ्ट की तरफ ये कोई मूवमेंट परफॉर्म कर ही नहीं रहा। अब मैं इसके y की वैल्यू को कैसे मालूम करूंगा, जरा गौर से देखना। मैंने इस ट्रायंगल के पीक को एज अ रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे पास इसका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज की पीक में कितने यूनिट का डिफरेंस है। 1 2 3 4 5। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की पीक में 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो मैथमेटिकली हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, 0 5। तो हमारे पास कॉलम वेक्टर क्या हो गया, 0 5। क्यों? क्योंकि ये इमेज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर मौजूद है, मतलब राइट लेफ्ट पर तो इसने मूव किया ही नहीं है। इट मींस हमारे पास जो x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी, y की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी क्योंकि दोनों के रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का है और क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से ऊपर बन रहा है y एक्सिस पे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट, अब तुम यहां देखो तुम्हारे पास जो ब्लू ट्रायंगल मौजूद है, ये ब्लू ट्रायंगल जो कि इमेज है ब्राउन ट्रायंगल का, ये इसके लेफ्ट साइड पर भी मौजूद है और इसके ऊपर भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ एक्स एक्सिस में भी कोई ना कोई चेंजेस आई है और वाई में भी आई है। तो पहले वाई को देख लेते हैं। बेटा देखो, इसका रेफरेंस पॉइंट भी मैं इस ट्रायंगल का पीक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का पीक मौजूद है, ये इमेज का पीक मौजूद है। वाई एक्सिस पे कितने का चेंज आया, 1 2 3। ठीक है, इसके पीक, ऑब्जेक्ट के पीक और इमेज के पीक में 3 यूनिट का डिफरेंस है। इसका मतलब y एक्सिस की वैल्यू तो पॉजिटिव 3 हो गई क्योंकि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। x एक्सिस में कितना चेंज आ जाएगा, 1 2 3 4। टुवर्ड्स लेफ्ट, ये पीक लेफ्ट की साइड पर 4 वैल्यूज मूव करी है। इसका मतलब इसके x एक्सिस की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 के बराबर हो जाएगी। तो इसको तुम कैसे लिखोगे,
-4 3, मतलब x कोऑर्डिनेट को आप ऊपर लिखते हो और y कोऑर्डिनेट को आप नीचे लिखते हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, इस लाइट ब्लू ट्राइंगल में अब तुम्हारे पास y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज एक बिल्कुल सीध में मौजूद है। इसका मतलब y की वैल्यू तो 0 के बराबर हो गई। x में क्या फर्क आ जाएगा, फिर से रेफरेंस पीक को देखो रेफरेंस पीक में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये मेरे पास पीक है ऑब्जेक्ट की 1 2 3 4 5 6 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अलोंग x एक्सिस आ रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है तो -6 के बराबर हो जाएगा और y में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे एज अ कॉलम वेक्टर, -6 और 0 के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्रीन ट्राइंगल को देखो, ये ग्रीन ट्राइंगल लेफ्ट साइड पर भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट के और डाउनवर्ड भी आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, y की वैल्यू भी, सॉरी x की वैल्यू तो नेगेटिव है ही, y की वैल्यू भी नेगेटिव है। कितनी नेगेटिव है उसके लिए तरीका वही है, रेफरेंस देख लीजिए। मैंने रेफरेंस पीक को पिक किया 1 2 3 4, पीक ने x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया 4 का, टुवर्ड्स लेफ्ट किया -4 हो गया, और डाउनवर्ड कितना किया 1 2 3। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट ने इस इमेज तक बनाने में या इस इमेज को बनाने में 4 यूनिट्स लेफ्ट साइड और 3 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव किया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 -3। ठीक है, इसी तरीके से अब इस लाइट ग्रीन कलर के इमेज को देखो, ये लाइट ग्रीन कलर का इमेज एग्जैक्टली ब्राउन ट्राइंगल या ऑब्जेक्ट के नीचे मौजूद है। इसका मतलब ये इमेज लेफ्ट या राइट मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 0 के बराबर। अलबत्ता y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, और क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो y की वैल्यू नेगेटिव में होगी। कितना नेगेटिव में होगी उसके लिए पीक को फिर से काउंट कर लो। ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट की पीक मौजूद है। देखो इस ऑब्जेक्ट की पीक ने y एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है इमेज बनाने में। स्टार्ट करते हैं। तो जनाब मुझे नजर आ रहा है 1 2 3 4 5। तो जनाब मुझे पता चला कि ऑब्जेक्ट की पीक और इमेज की पीक में 5 यूनिट का डिफरेंस है, और ये डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू 0 -5 हो जाएगी क्योंकि x एक्सिस में तो इसने कोई काम किया ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को देखूं, इस येलो ट्राइंगल को देखूं, तो ये येलो ट्राइंगल राइट साइड पर मूव कर रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन y की वैल्यू स्टिल नेगेटिव रहेगी क्योंकि ये इमेज ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर तो मौजूद है लेकिन डाउनवर्ड मौजूद है। तो फिर से वही तरीका देखते हैं कि x पर कितनी वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4। तो ऑब्जेक्ट की पीक और इमेज की पीक के दरमियान x एक्सिस का डिस्टेंस 4 यूनिट के बराबर है तो +4 आ गया। y की वैल्यू में कितना डिफरेंस है जरा देख लो, 1 2 3 का डिफरेंस है, और क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -3 आ गई। सो जनाब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 4 -3 के बराबर। ठीक है, सिमिलरली इस मेरे पास जो एक मस्टर्ड कलर का ट्राइंगल मौजूद है, ये मस्टर्ड कलर का ट्राइंगल एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ट्राइंगल के राइट साइड पर मौजूद है और अप या डाउन मूव नहीं कर रहा, सिर्फ राइट साइड पर मूव कर रहा है। जब ये अप या डाउन मूव नहीं कर रहा तो y एक्सिस की वैल्यू तो 0 के बराबर हो गई। x एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये राइट साइड पर है तो x की वैल्यू पॉजिटिव के बराबर होगी, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज की पीक को काउंट कर लीजिए। तो जनाब ये डिस्टेंस मेरे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ऑब्जेक्ट की पीक और इमेज की पीक में, जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया, 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 60 क्योंकि y एक्सिस में तो इसने कोई काम किया ही नहीं है। एंड फाइनली मेरे पास ये जो रेड ट्राइंगल मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट ट्राइंगल के राइट पर भी मौजूद है और ऊपर भी मौजूद है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। कितने पॉजिटिव होंगे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अब तक कैलकुलेट किया। ऑब्जेक्ट के पीक और इमेज के पीक का x और y डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो जरा देखते हैं, 1 2 3 4। तो जनाब ऑब्जेक्ट के पीक ने इमेज के पीक तक 4 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस राइट साइड पर मूव किया है तो +4 हो गया, और y एक्सिस में 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ मूव किया है। तो जनाब इसका मतलब इसके x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 के बराबर और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 के बराबर हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रांसलेशन से रिलेटेड तमाम एस्पेक्ट्स को इजीली अब डिस्कस कर लिया है। आई बिलीव कि यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा। क्वेश्चंस कीजिए जाकर पास पेपर्स के, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को जरूर डिस्कस कीजिए, ठीक है, जरूर कीजिए सवाल सॉल्व। होपफुली आपको ये वीडियो सेक्शन बहुत ही जो है वो इफेक्टिव रहेगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।